हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किए हुए थे फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस। बैलेंस स्टेट में थी बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो इस क्लास में भी हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में एंगल कुछ 37 और 50 डिग्री 3 डिग्री आए हैं। पहले तो एंगल समझ लेते हैं, इनकी वैल्यू समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे कि पिछली वीडियो में जो भी हमने एंगल्स वगैरह लिए थे वो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ इस तरह के लिए थे। एक ना ट्राइंगल, आप बस एक ट्राइंगल याद रख लेना, एक ट्राइंगल याद रख लेना 3 4 5। जो 3 ये तो 90 डिग्री हो गया। 3 के जो ऑपोजिट है ये वाला एंगल आप लिख दो 37 डिग्री। 4 के ऑपोजिट ये आप लिख दो 53। ये इंपॉर्टेंट जरूर है, इंपॉर्टेंट है ये एंगल 37 एंड 53 डिग्री। तो इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप cos 37 लिख रहे हो, cos 37 लिख रहे हो तो मीन्स ये आपका बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अगर आप sin 37 लिख रहे हो, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका 37 के अकॉर्डिंग 3 परपेंडिकुलर हो गया, 5 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 3/5। ओके, अगर आप 53 की वैल्यू निकाल रहे हो, अगर आप cos 53 लिख रहे हो तो 53 के अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, मीन्स 3/5। अगर आप sin 53 लिख रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 53 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। दिस इज 4/5। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह हम देखते ही हैं, बट 10th क्लास में 37 और 53 वाला एंगल नहीं हम पढ़ते। तो अब आपके पास अगर 37 53 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम की, 37 डिग्री ये वाला एंगल है, ये स्ट्रिंग से अटैच है। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 2 का एंगल है, दिस एंगल इज 53। ये इस सरफेस से ऐसे दो स्ट्रिंग के साथ ऐसे ब्लॉक को टाई किया गया है। तो ब्लॉक का वेट लग रहा है नीचे, तो उसके कारण स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन। इस स्ट्रिंग में बोल दिया कि T1 टेंशन आ रही है और इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आ रही है, T2। तो उन्हीं की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि एंगल ही कुछ ऐसे आ गए थे। अभी एंगल हमने सीख लिए तो वही हमारा पुराना काम, ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले कोई फोर्स और फोर्स लगाने से पहले एक फोर्स लगा ही दिया करो, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। 10 किलोग्राम इज अ मास और mg इसका वेट हो जाएगा, mg 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 100। ये वाली टेंशन इस तरह आएगी, दिस इज T2। अगर ये नीचे की तरफ है तो टेंशन ऊपर आएगी, ये होगी हमारी टेंशन T1 और ये हमारी होगी टेंशन T2। अभी एंगल हमें ये 37 पता है, तो अगर हम यहां से देखें, अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये 37 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 37 है तो ये भी 37 होएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 53 है तो ये भी 53 होएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यही होता है ना, दो पैरेलल लाइंस इस तरह कोई लाइन जाती हो, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 जो है दैट इज इक्वल टू 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो T1 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन गया, 37। ये हॉरिजॉन्टल बन गया।
T1 का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन गया 37 और T2 का कितना बन गया 53। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस 10 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट को हमने किसी सरफेस के ऊपर नहीं रखा। अगर सरफेस के ऊपर रखते इसका वेट लगता सरफेस के ऊपर और सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नॉर्मल रिएक्शन देता, बट अभी ये ऐसे हवा में लटक रही है। तो T1 और T2 के कंपोनेंट बना लो। कंपोनेंट बनाने हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल। क्यों बनाने हैं? क्योंकि फोर्सेस को इक्वेट करना है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो फोर्सेस को इक्वेट इजीली कर सकते हैं और उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपोनेंट तो आप ऐसे इसके भी बना सकते हो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बट वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट करने वाला काम है। आप इस तरह कंपोनेंट बनाओ कि आपको इक्वेट करना इजी रहे, अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। तो T1 के कंपोनेंट बनाई। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था, बना के भी दिखाया था कि किसी वेक्टर के थीटा एंगल बना रहा है अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका एक कॉस कंपोनेंट बनता है और उसका एक साइन कंपोनेंट बनता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लो। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आएगा दैट इज T1 cos 37 और वर्टिकल के साथ जो एंगल आएगा दैट इज T1 sin 37। T2 के भी सेम कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल के साथ जो आएगा T1 cos 53 और वर्टिकल के साथ कितना आएगा T1 sin 53। इक्वेट कर दो, T1 और T2 की वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी, ये T2 हो गया, T2 है ये, T2 cos 53 एंड T2 sin 53। mg, अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करें तो mg कितनी है 100 इज इक्वल टू T1 sin 37, इसका जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, प्लस T2 sin 53। इसको रब कर देते हैं, ये आपको पता चल गया। अभी हमारी इक्वेशन बनने वाली है, यहां से अगर इक्वेट करें 100 इज इक्वल टू T1 sin 37 प्लस T2 sin 53। 100 इज इक्वल टू T1 sin 37 प्लस T2 sin 53। sin 37 की क्या वैल्यू थी? अभी किया था 3, 4, 5। अगर 37 था तो ये वाला एंगल था। sin 37 इज इक्वल टू 3/5। वो रब कर दिया मैंने, आपने नोट कर ही लिया होगा। sin 37 इज इक्वल टू 3/5 प्लस sin 53, ये वाला था 53, 37, 53 इज इक्वल टू 4/5। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, ये वैल्यू आ गई। अभी ये एक इक्वेशन बन गई। और अभी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड फोर्स को अगर इक्वेट करें, T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 cos 53। T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 cos 53। cos 37 क्या था 4/5। cos 37 था 4/5। T1 बन गया T1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू cos 53 क्या था, cos 53 क्या था 3/5। ट्राइंगल से वैल्यूज निकाली है मैंने, ट्राइंगल देख लेना जो मैंने पहले बनाई थी। 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। T1 की वैल्यू क्या आ गई, T1 इज इक्वल टू 3, ये 4 डिवाइड में चलेगा 3/4 T2, 3/4
T2 यहाँ पे पुट कर दें T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू आ गई। सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो T1 को मैं 3/4 T2 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू T1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3/4 T2। 3/4 T2 इंटू में क्या है 3/5 प्लस 4 T2/5। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये बन गया 9/20। इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, 9/20 T2 प्लस 4/5 T2। अगर 20 इसका एलसीएम लिया, 20 और 5 का एलसीएम क्या होया 20, तो ये बनेगा 20 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। 20 को 20 से किया 1 इंटू 9 इज 9, प्लस है बीच में, ये बन जाएगा डिवाइड करके 4, 20/5 इज 4, फिर उस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 T2। तो ये हमारे पास बना 9 T2 प्लस 16 T2 दैट इज इक्वल टू 25 T2। 25 T2 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 100। यहां से T2 की वैल्यू आ गई, यहां से T2 की वैल्यू आ गई। कहां पे लिखें, ये वाली डायग्राम रब कर देते हैं हम। 25 T2 इज इक्वल टू 100, 25 T2 upon 20 इज इक्वल टू 100। तो ये कैंसिल करके 5 4, ये आ गया 20। T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। T2 80 न्यूटन हो गया, तो T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू 3/4 T2। 3/4 T2, T2 की वैल्यू 80 है, तो ये कितना आ गया, कैंसिल करके कितना आया 20, तो ये आ गया 60 न्यूटन। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां से T2 की वैल्यू निकाल लो 4/3 T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दो। मैंने T1 की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस तरह सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, T2 और T1 जो टेंशन एंड स्ट्रेन थी उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चंस करने हैं, जो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इंक्लाइन प्लेन की बात नहीं की, हम सारे कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ऐसे स्प्रिंग से लटकाए हुए, हवा में लटकाए हुए जो ब्लॉक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी हम इंक्लाइन प्लेन वाली बात करेंगे। इंक्लाइन प्लेन लाइक ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ जिस प्लेन का कुछ एंगल हो, उस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उसकी हम बात करेंगे। ये रब कर देते हैं, इंक्लाइन प्लेन। लेट्स सपोज, एक मैं आपको वेरिएबल की फॉर्म में दिखाता हूं, वेरिएबल की फॉर्म में मैं दिखाता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। एक ऑब्जेक्ट को रखा, मास m है ऑब्जेक्ट का, इसके ऊपर रख दिया। देखो वैसे तो ड्यू टू इट्स वेट ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, बट हम अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनके डायग्राम्स कर रहे हैं कि उनके ऊपर कैसी फोर्सेस लगेंगी और उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया इसको। थीटा एंगल है, तो इस केस में लेट्स सपोज आपको कोई भी वैल्यू कैसे, मतलब हम इक्वेट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। उसको अगर मान लो वो कह दें कि नॉर्मल रिएक्शन ही कैलकुलेट कर दो,
वैसे तो इंक्लाइन प्लेन वाला में भी हमने किया हो कि कैसे कंपोनेंट बनाने हैं, नहीं किया। ओके, तो ये देखो इसका mg जो है वो नीचे की तरफ आएगा ना, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं, mg जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा इस तरह mg, क्योंकि वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इंक्लाइन प्लेन पे होगा और वेट ऐसे लगने लग गया, नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड होएगा। पर मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको क्या बोला था कि आप अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लो, बट ना इंक्लाइन प्लेन में अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हम बना सकते हैं, पर उन केसेस में क्या है कि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी चली जाती है। इंक्लाइन प्लेन के केस में हम जो कंपोनेंट्स बनाएंगे ना वो आप बना लेना अलोंग द प्लेन बना लेना और परपेंडिकुलर टू प्लेन। पहले तो यही बनाएंगे अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन वाले। देखो ये जो सरफेस है ये ऑब्जेक्ट को नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ। मान लो इसने दिया r, तो r को mg से इक्वेट नहीं कर सकते, ये इसका वेट इसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, तो उस तरह ये स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन। अगर वो टेंशन भी पूछ लें, लेट्स सपोज टेंशन भी पूछ ली उन्होंने, तो mg का ये वाला एंगल थीटा है, तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी mg के साथ इस तरह। ये वाला एंगल कितना बनेगा, फिर mg के कंपोनेंट आ जाएंगे आपके पास अगर आपने ये वाला एंगल निकाल दिया। देखो ये कैसे निकालेंगे, अगर मैं रफ में जरूरत ही नहीं है, ये वाली लाइन है, अगर मान लो यहां पे इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है, पता है हमें। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये टोटल एंगल कितना है, दिस एंड दिस, ये टोटल एंगल कितना है 90, क्योंकि नॉर्मल एक्शन की अलोंग द नॉर्मल एक्शन है और नॉर्मल एक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये टोटल एंगल 90 है, तो फिर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। थीटा तो ये हो गया, तो ये टोटल 90 था, तो 90 माइनस थीटा बन गया, 90 माइनस थीटा बन गया। अभी ये वाली लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाली लाइन वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच आपको पता है कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। एक्स और वाई एक्सिस की अगर हम बात कर लें तो फिर ये टोटल फिर 90 हो गया, टोटल ये फिर 90 हो गया, और 90 में से 90 माइनस थीटा तो ये रहा, टोटल 90 था, उसमें से 90 माइनस थीटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा कितना बचा, ये वाला एंगल कितना बन गया, थीटा। ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो अभी बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जितना एंगल इंक्लाइन प्लेन का होएगा विद हॉरिजॉन्टल, उतना ही जो नॉर्मल एक्शन के ऐसे अलोंग द नॉर्मल एक्शन लाइन आ रही है, उतना ही एंगल वेट का उसके साथ होएगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। अभी हम वेट के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ये सारा मैं बना दूंगा यहाँ पे साफ साफ डायग्राम। तो mg का ये थीटा कंपोनेंट के साथ, थीटा के साथ कितना कंपोनेंट आता है, कॉस वाला, mg कॉस थीटा हो गया। और इस तरह क्योंकि वेट का इफेक्ट तो नीचे की तरफ ही आएगा, एक कॉस हो गया और ये बन गया mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। टेंशन ऊपर की तरफ है। अगर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे बनाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन है, मैंने क्या बोला था, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो कंपोनेंट है टी एंड, जो टी तो दिया ही था, जो mg साइन थीटा है दैट इज अलोंग द प्लेन इस तरह, और r भी परपेंडिकुलर आएगा, और cos कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमने कंपोनेंट बनाए अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो
ये इजीली इक्वेट हो जाएंगे। टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, स्टेशनरी है, तो टी की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल एक्शन की वैल्यू। अभी आपका होमवर्क ये है, आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ही क्यों बनाए थे और इस क्वेश्चन में यही क्यों बनाए। आपका होमवर्क ये है कि आपने इस प्लेन के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट बना के, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पूरे पेज की कैलकुलेशन होके एंड रिजल्ट आपके पास यही निकलेगा। आप ट्राई कर लेना ये वाला जो है। ओके, तो अभी इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है दैट इज 37 डिग्री। इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दी जिसका मास है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। देखो हमने इस केस में स्ट्रिंग वगैरह नहीं लगाई, इस केस में हमने कोई स्ट्रिंग नहीं लगाई, किसी स्ट्रिंग से इसको नहीं लगाया, अटैच किया। तो ड्यू टू इट्स वेट ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो हमने इधर से कोई फोर्स लगा दी इस तरह हॉरिजॉन्टल, इधर से हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी F, आप कह लो कि इस तरह कह लो, पहले हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी F। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है इस केस में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स टू प्लेस द ऑब्जेक्ट या टू रिमेन द ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी, जो भी कोई वे स्टेशनरी पोजीशन में रखना, स्टेशनरी रखना है ताकि ऑब्जेक्ट मूव ना करे। तो इस तरह कोई फोर्स लगानी है हमने, तो इसी F की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ F टू रिमेन द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इजीली बन जाएगा। 20 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, mg इसका नीचे आएगा, mg कितना आएगा 20 × 10 = 200। कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरह बनेगा mg cos थीटा, इस तरह बनेगा mg sin थीटा, लास्ट क्वेश्चन में किया था। mg नीचे आएगा, इस तरह कंपोनेंट बनेगा और एक इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होएगा, पूरा मैंने डिफाइन किया था कि क्यों आएगा ये। दिस इज 37 और mg cos 37, 200 cos 37, दिस इज 200 sin 37। वही ट्रायंगल 3 4 5 37 53 90, cos 37 इज इक्वल टू 4/5, sin 37 इज इक्वल टू 3/5। तो यहां से वैल्यू आएगी 200 × 4/5, ये कैंसिल हो गया 40 और ये बन गया 60, सॉरी ये बन गया 40 और ये बन गया 160। 200 × sin 37, sin 37 इज 3/5, ये 40 आ गया और ये बन गया 120। मीन्स वेट का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है 120 है और ये वाला कंपोनेंट 160 है। नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा हमारा r तो इसकी इक्वली आ जाएगा। तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू बतानी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाइए, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला था कि इंक्लाइन प्लेन वाले केस में क्या ट्राई करो कि कंपोनेंट जो बनाओगे अलोंग द प्लेन एंड अलोंग द एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाओ।
ये फोर्स F है, अगर ये 37 एंगल है, ये टोटल 90 था, तो ये कितना हो गया 53। मींस फोर्स का एक तो अलोंग द प्लेन कंपोनेंट बनेगा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनेगा। ये 53 है, अगर इसको हम 53 बोल दें तो फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बनेगा, F cos 53, और इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, F sin 53। F cos 53 एंड F sin 53। F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R तो नॉर्मल एक्शन अगर पूछा भी हो तो R इज इक्वल टू 160 प्लस F cos 53 वो आ जाएगा, बट F ही पूछा है तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली ऊपर कितनी है F sin 53 और नीचे कितनी लग रही है 200 sin 37, उसकी वैल्यू 120 न्यूटन। sin 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, sin 53 इज 4/5। कैलकुलेट कर लो, ये 4/5 है, इधर आके क्या बन जाएगा राइट साइड 5/4, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 4 के साथ 30 पे जाएगा और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 न्यूटन ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखने के लिए। चलो ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर वो क्वेश्चन ही चेंज कर दें, अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ लें, ये नोट हो गया होगा, इसको रब कर देते हैं, अगर वो क्वेश्चन ही चेंज कर दें, F ऐसे नहीं लगाई, उन्होंने बोल दिया कि F ऐसे लगाई है, इस तरह ही लगाई है अलोंग द प्लेन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ, अब F के कंपोनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी F इज अलोंग द प्लेन। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। mg ये कंपोनेंट लग रहा था, ये कंपोनेंट था mg sin 53 सॉरी sin 37 और ऊपर की तरफ क्या लग रही है F ऊपर की तरफ ही लग रही है, ऐसे लगा दें कोई बात नहीं। तो अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, F को डायरेक्टली इसके साथ इक्वेट कर दो क्योंकि F के कंपोनेंट वगैरह तो कुछ बने नहीं ना, ऑलरेडी F इज अलोंग द प्लेन। तो F की वैल्यू आ गई mg sin 37, mg sin 37 3 4 5, अब बार बार बना रहा हूं याद हो जाएगा। 37 53 sin 37 इज 3/5, ये तो 200 था इंटू 3/5 कैंसिल होके 40 आ गया, ये आ गया हमारा 120 न्यूटन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्लाइन प्लेन के ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कई बार स्ट्रिंग लगी होगी, स्ट्रिंग रोक रही होगी, टेंशन इन स्ट्रिंग पूछ लेंगे और कई बार ऐसे हम फोर्स लगा देंगे। तो इस तरह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए बस ऑब्जेक्ट फोर्सेस को इक्वेट करो और आंसर निकालो। अभी जो है हमारा एक दो प्लेन्स के बीच एक ऑब्जेक्ट दी गई है, इस तरह ये दो प्लेन्स हैं, ऑब्जेक्ट दी गई है इस तरह, ये तो वर्टिकली है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइन है 60 डिग्री पे। ये फर्स्ट बोल दो इसको, इसको सेकंड बोल दो। इसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट कर दी प्लेस, इस तरह ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है दैट इज 10 किलोग्राम।
कैलकुलेट क्या करना है, अभी ये इस सरफेस के कांटेक्ट में भी है, इस सरफेस के कांटेक्ट में भी है, जब नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा तो दोनों सरफेस के ऊपर एक्शन लगाएगी और दोनों सरफेस इसको क्या देंगे, रिएक्शन देंगे। वही रिएक्शन हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन exerted by both the surfaces। फ्री बॉडी डायग्राम 60 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात दिमाग में रखनी है। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल है और सॉरी ये वर्टिकल है, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये आएगा। इसका इस तरह आएगा कुछ R2, अगर इसका R2 बोल दें तो वो ऐसे आएगा। अभी R1 तो पता लग गया, अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं, R1 तो हमें पता लग गया, इसका वेट लग रहा है कितना, m इंटू जी 10 इंटू 10 इज 100। R1 इस तरह है, R2 इस तरह है। R2 का हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता चल जाए तो हम उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ, अगर ये एंगल 60 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 60। ये टोटल 90 है। रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का इस सरफेस के साथ जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 60 तो ये रहा, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 30। इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री कंपोनेंट बनाओ, R2 cos 30, R2 sin 30। इक्वेट करो, R1 लेफ्टवर्ड राइटवर्ड को करो, R1 इज इक्वल टू R2 cos 30 और 100 इज इक्वल टू डाउनवर्ड अपवर्ड करो 100 इज इक्वल टू R2 sin 30। sin 30 क्या होता है, 1/2। sin 30 इज इक्वल टू 1/2। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन मल्टीप्लाई कर दिया। R1 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू cos 30 इंटू